हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आधुनिक काल के बारे में हमारी तैयारी कैसी है और हम लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, तथा कुछ अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लगे, जो लगे कि हाँ ये यूनिक प्रश्न है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से माना है? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1840 ईस्वी, ऑप्शन सी 1843 ईस्वी, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1843 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए है गद्य काल, ऑप्शन बी है अभ्युत्थान काल, ऑप्शन सी है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो प्रश्न नंबर दूसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। आचार्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो प्रश्न नंबर तीसरा का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। आइए हम लोग प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया? तो आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल ही दिया है। आइए प्रश्न नंबर पांचवा देखते हैं। आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं। तो आधुनिक काल के प्रथम कवि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल कितने भागों में बांटा है? तो जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 7 भागों में बांटा है। ठीक है। बाकी रामचंद्र शुक्ल ने 4 ही भागों में बांटा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक काल का प्रथम युग है। आधुनिक काल में जो प्रथम युग था वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम युग आपके भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे द्विवेदी युग आता है, तीसरे पे आपका छायावाद आता है और चौथे नंबर पे प्रगतिवाद आता है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया? तो ऑप्शन ए है पुनर्जागरण युग, ऑप्शन बी है जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी है नवलेखन युग, ऑप्शन डी है गद्य युग। तो आपका 8 का सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण युग। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग नाम दिया। आइए हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आधुनिक काल का दूसरा युग है। तो पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा है प्रगतिवाद और उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु युग और चौथा ऑप्शन है द्विवेदी युग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल के विभाजन में अंतिम युग है। तो उन्होंने जो अंतिम युग माना वो नवलेखन काल को माना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी वहीं से ये
आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारतेंदु युग का सीमांकन है, तो बताइए आप लोग भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1850 से 1900 तक, क्योंकि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ और 85 में उनकी मृत्यु हो गई। तो भारतेंदु के नाम से ही भारतेंदु युग जाना जाता है। तो ये युग 1850 से 1900 तक चला था। उसके बाद आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। तो आप लोग सही उत्तर बताइए कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है 2 भागों में, दूसरा 3 भागों में, तीसरा ऑप्शन 6 भागों में, चौथा ऑप्शन है 7 भागों में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का प्रारंभ कब से माना है। तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास में विभाजन किए हैं वो प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल इस तरह से किए हैं। तो प्रथम उत्थान काल का समय कब से कब तक माना है शुक्ल जी ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1868 ईस्वी में। आइए हम आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। सन 1843 से 1868 तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्रांति काल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि भारतेंदु मंडल के हैं। तो भारतेंदु मंडल के कवियों का नाम आप लोग बताएंगे कि जिसमें सभी कवि भारतेंदु मंडल के हों। तो जैसा कि इसमें देखिए कि ये मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह सबके बारे में दिया गया है। तो आप लोग एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि कौन कौन से मतलब भारतेंदु युग के मंडल में शामिल हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, श्रीनिवास दास। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो आप लोग बताइए। सही उत्तर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर, ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। बाकी लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, ये लोग भारतेंदु मंडल के कवि हैं। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। तो द्विवेदी युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है, जिसका कि बहुत लंबे समय तक संपादन आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। बाकी आप लोग कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पे हुआ है। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको मन में नहीं आना चाहिए, ये दोनों लोग अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन कवि है जो द्विवेदी युग का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। बाकी आपके रामचरित उपाध्याय भी द्विवेदी युग के हैं, मुकुटधर पांडे भी द्विवेदी युग के हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। आयु के अनुसार भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे। तो सबसे वरिष्ठ बालकृष्ण भट्ट जी थे। आइए आगे देखते हैं।
भारतेंदु काल में गद्य के लिए किस भाषा को प्रमुखता दी गई? तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो भारतेंदु काल में गद्य के लिए खड़ी बोली को प्रधानता दी गई थी, क्योंकि यहीं से खड़ी बोली में गद्य की रचना आरंभ हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतेंदु मंडल के विनोद प्रिय लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र को विनोद प्रिय लेखक माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 25, भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग के लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन द्विवेदी युग के नहीं हैं? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जैसा कि त्रिलोचन आपके द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है, बाकी आपके मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, श्रीधर पाठक ये लोग द्विवेदी युग के हैं। ये मैथिली शरणगुप्त और सियाराम शरणगुप्त ये तो दोनों लोग भाई ही थे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1902 और ऑप्शन सी है 1903 और ऑप्शन डी है 1917। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से प्रारंभ किया। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्षों तक किया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 वर्षों तक, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और 1920 तक इसको संपादित ही करते रहे। टोटल 17 वर्ष तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आगे हम लोग देखते हैं, द्विवेदी युग में रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों की काव्यधारा को क्या नाम दिया गया? तो आप लोग बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। रोमानी भावबोध की काव्यधारा में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को क्या नाम दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म से लिया गया है, जो कि पाश्चात्य साहित्य का शब्द है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद से संबंधित नहीं है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ये स्वच्छंदतावाद से संबंधित नहीं है, इनका संबंध रहस्यवाद से है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का संबंध रहस्यवाद से है, बाकी इनका संबंध स्वच्छंदतावाद से नहीं है। द्विवेदी युग का सीमांकन क्या है? प्रश्न नंबर 31 का आप लोग सही उत्तर बताइए। 31 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? तो द्विवेदी युग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, छायावाद का सीमांकन बताइए। छायावाद कब से कब तक माना जाता है? तो छायावाद आपका 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली शारदा पत्रिका में छायावाद के नाम से 4 निबंध किसने प्रकाशित करवाए थे? तो आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। जो श्री शारदा पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसमें 4 निबंध प्रकाशित करवाए थे छायावाद के नाम से। यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, यह कथन किसका है? तो आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगर यही स्टेटमेंट दे दिया है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा,
लेकिन अगर ऑप्शन में ये देता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद नहीं रहा, अगर नहीं लगा करके पूछ देता है तो आपको बताना है कि उसके रामविलास शर्मा है। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब नहीं लगा करके प्रश्न आए तो रामविलास शर्मा, आप जब हाय लगा करके आए कि हाँ छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसी को छायावाद कहते हैं, तो आपके डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह छायावाद की परिभाषा जो है आपके राम कुमार वर्मा ने दिया, आत्मा परमात्मा से जोड़ करके। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह परिभाषा किसकी है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कि जीवन का उद्गीत है, यह परिभाषा किसकी है। तो आपके सामने ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने छायावाद को जीवन का उद्गीत माना है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि छायावाद में चारों में से कौन शामिल नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जयशंकर प्रसाद भी छायावाद में शामिल हैं, ये छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद में शामिल हैं, इनको विष्णु माना जाता है छायावाद का। और निराला भी छायावाद में शामिल हैं, तो इनको तो महेश माना जाता है, शंकर। तो इसमें पूछा है कि कौन शामिल नहीं है, तो आपका लीलाधर जुगुड़ी हो जाएंगे, ये छायावाद के आधार स्तंभों में शामिल नहीं है। आइए हम लोग 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा है। छायावाद में लघुत्रयी और बृहत्त्रयी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा लघुत्रयी में शामिल नहीं है, बाकी माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, ये लोग लघुत्रयी में शामिल हैं। आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। छायावादोत्तर काल में हालावाद काव्य धारा का सीमांकन है। तो छायावादोत्तर काव्य में हालावाद कब से कब तक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1933 से 1936 तक। और हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। ठीक है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन भी है कि हालावाद के प्रमुख कवि कौन है? तो हालावाद के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। आइए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि हालावादी नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तो जैसा कि आप लोगों के ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन सभी लोगों ने देशभक्ति परक काव्य लिखे हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सभी, ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ही कवि हैं। आइए प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। प्रगतिवाद का सीमांकन है, प्रगतिवाद कब से कब तक माना जाता है? 83 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, क्योंकि आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, तो उसमें एक प्रगतिवाद आपका आ जाता है। तो प्रगतिवाद कब से कब तक माना जाता है? तो प्रगतिवाद को 1936 से 1943 तक मानते हैं। जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में, तो वहाँ से आपके प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। बाकी प्रगतिशील लेखक संघ की जो अध्यक्षता थी वो मुंशी प्रेमचंद ने किया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रगतिवाद लेखन की दिशा की ओर पहला कदम किस कवि का माना जाता है? तो पहला कदम आपके सुमित्रा नंदन पंत का ही माना जाता है। आइए
45 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता आपके प्रेमचंद ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये 46 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 46 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने ही प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किए थे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य में छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का उदय माना जाता है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है युगांत, ऑप्शन बी है युगवाणी, ऑप्शन सी है युगधारा, ऑप्शन डी है ग्राम्य। तो छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का आरंभ आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत से ही माना जाता है। युगांत लिख करके इन्होंने युग का अंत कर दिया, छायावाद का अंत कर दिया और प्रगतिवाद का उदय मान लिया। तो आप लोग इस तरह से याद भी कर सकते हैं। आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंत द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका प्रगतिवाद की पोषक मानी जाती है? पंत ने कौन सी पत्रिका को संपादित किया था जो प्रगतिवाद का पोषक माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपा पत्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी माना जाता है, जिसकी रचना प्रसाद ने किया। प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कामायनी की रचना कब की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कामायनी की रचना 1935 में की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? तो 51 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य माना है। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कौन माना है? तो छायावाद का उपनिषद आपके शांति प्रिय द्विवेदी ने माना है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की किस रचना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है झरना, ऑप्शन बी है आंसू, सी है लहर, डी है कामायनी। तो छायावाद का आरंभ उनके झरना से माना जाता है। झरना का इन्होंने प्रकाशन 1918 में हुआ था। आगे हम देखते हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 54 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। नागार्जुन से प्रगतिवाद के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कवि प्रगतिवादी काव्यधारा में सम्मिलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपके 3-3 कवि शामिल हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि प्रगतिवाद काव्यधारा के निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह, ये लोग आपके नई कविता के कवि हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। प्रयोगवाद का सीमांकन है। प्रयोगवाद कब से कब तक माना जाता है? तो प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक माना जाता है। आगे आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। तार सप्तक की योजना किसने बनाई थी? तार सप्तक की योजना किसने बनाई थी?
तो जैसा कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, दूसरा ऑप्शन है नेमीचंद जैन, तीसरा ऑप्शन है और वह दोनों, और चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो तार सप्तक की जो योजना है, इसको और ब यानी प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन ने बनाया था। बाकी तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो अज्ञेय ने किया था। आइए 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? देखिए, तो तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था। आइए आगे देखते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब से माना जाता है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे कि जो पहला तार सप्तक है वो कब निकाला गया था, अज्ञेय जी ने कब निकाला था। आपके सामने ऑप्शन है 1943, 1951, 1959, 1969, नहीं 79। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1943 से तार सप्तक का प्रकाशन माना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी अज्ञेय जी ने माना है। आगे हम लोग देखते हैं प्रयोगवाद से संबंधित पत्रिका है। तो बताइए आप लोग, प्रयोगवाद से संबंधित कौन सी पत्रिका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीक पत्रिका। आगे हम लोग देखते हैं किस विद्वान ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है? यह बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बैठे ठाले का धंधा किसने माना है? तो 63 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। रुकिए एक सेकंड। प्रगतिवाद को आपके बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये तो आपका नंद दुलारे वाजपेयी हो गया। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि कौन तार सप्तक में शामिल नहीं था। तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र, जिस बाकी तार सप्तक में अज्ञेय भी शामिल थे, भारत भूषण अग्रवाल भी शामिल थे और मुक्तिबोध भी शामिल थे। आइए हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 65 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो द्वितीय तार सप्तक का जो प्रकाशन था वो 1951 में हुआ था। बाकी जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में आया था। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 66 नंबर प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन द्वितीय तार सप्तक का कवि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है आपका धर्मवीर। तो दूसरे तार सप्तक में आपके अज्ञेय शामिल नहीं थे, बाकी और सभी लोग शामिल थे। आइए हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? जो तीसरा तार सप्तक है उसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पहला 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में हुआ था, तो तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा आपका 1959 में हुआ था। बाकी जो चौथा तार सप्तक है वो 1979 में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक से क्वेश्चन बन सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कवि तृतीय तार सप्तक का नहीं है? तो तीसरे तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तो आपके नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे। ये तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी आपके केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी,
ये लोग तारसप्तक के कवि हैं। बाकी चौथा तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ये देखिए आपके ऑप्शन में आ गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला तारसप्तक 1943 में आया था, दूसरा 1951 में आया था और तीसरा तारसप्तक 1959 में आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 1979 में चौथा तारसप्तक आया था। चारों तारसप्तक में कितनी महिला कवि थी, तो आप लोग बताइए कि कितनी महिला कवियों को शामिल किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 महिला कवियों को। कीर्ति चौधरी हैं और एक सुमन राजे हैं, एक शकुंतला माथुर हैं, यही 3 लोग शामिल हैं। आगे हम देखते हैं किस तारसप्तक में एक भी महिला कवि नहीं है। तो जो तारसप्तक पहला प्रकाशन तारसप्तक का हुआ था 1943 में, उनमें एक भी महिला कवि नहीं है, उसमें सभी पुरुष हैं। आइए हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कवित्री है जिसकी रचनाएं तारसप्तक में प्रकाशित नहीं हुई। देखिए महिला कवित्रियों का नाम भी है, आपके इसमें से कई प्रश्न बन जाएंगे। तो कौन सी कवित्री हैं जो तारसप्तक में नहीं शामिल थी, तो वो महादेवी वर्मा है। बाकी आपकी कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर और सुमन राजे, ये तीनों लोग तारसप्तक में शामिल थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 73 पे देखते हैं। शकुंतला माथुर की रचनाएं किस तारसप्तक में प्रकाशित हुई थी। तो शकुंतला माथुर की रचनाएं आप लोग बताएंगे किस तारसप्तक में प्रकाशित हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तारसप्तक में। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। सुमन राजे की कविताएं किस तारसप्तक में प्रकाशित हुई थी। तो सुमन राजे किस तारसप्तक से संबंधित हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ तारसप्तक, जो 1979 में आया था, उसी से संबंधित हैं आपके सुमन राजे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 75। कीर्ति चौधरी की कविताएं किस तारसप्तक में प्रकाशित हुई। तो आप लोग बताइए कि जो कीर्ति चौधरी महिला कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं किस तारसप्तक में प्रकाशित हुई। तो इनकी रचनाएं जो थी वो तीसरे तारसप्तक में प्रकाशित हुई, जो कि 1959 में आया था। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। केदारनाथ सिंह की तारसप्तक के कवि हैं, बताइए। तो केदारनाथ सिंह आपके तीसरे तारसप्तक के कवि माने जाते हैं। आइए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर था और उसके बाद 77 नंबर। इनमें से कौन चतुर्थ तारसप्तक के कवि हैं, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवधेश कुमार, ये जो हैं आपके चौथे तारसप्तक के कवि हैं। 78 नंबर प्रश्न है। नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि नई कविता कब से प्रारंभ मानी जाती है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा 1953। आइए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नई कविता का प्रयोग सबसे पहले अज्ञेय ने किया था। आगे प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। अज्ञेय द्वारा नई कविता शब्द का प्रयोग किस पत्रिका में किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो नई कविता शब्द का प्रयोग इन्होंने प्रतीक पत्रिका में किया। आइए हम लोग 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो नई पत्रिका जो है उसको जगदीश गुप्त ने निकाला था। ठीक है। आइए हम लोग 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई कविता
जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जगदीश गुप्त ने 1954 में किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन नई कविता का कवि नहीं है? तो आप लोग बताइए। तो नई कविता के कवि आपके नागार्जुन नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताजी कविता के प्रवर्तक हैं, तो आप लोग बताएंगे। तो जो कविता का लिए जैसे कई आंदोलन चले थे और सब लोग अपनी अपनी कविताओं को लेकर के आए थे, तो उसमें ताजी कविता, टटकी कविता, समकालीन कविता, नई कविता, आज की कविता, इस तरह से कई परिवर्तन हुए हैं और उसमें उसके कई प्रवर्तक रहे हैं। तो आप लोग बताइए 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो 84 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आज की कविता के प्रवर्तक हैं। तो आज की कविता के प्रवर्तक आपके हरीश मदानी हैं। उसके बाद समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो समकालीन कविता के प्रवर्तक आपके विशंभर नाथ उपाध्याय हैं। उसके बाद वाम कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो वाम कविता के प्रवर्तक आपके सलभ श्रीराम सिंह हैं। तो ये लोग मतलब इन चीज़ों को आप लोग एक तरह से नोट करके रख लीजिएगा कि कौन सी कविता के कौन से प्रवर्तक हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे जब रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सही उत्तर का चयन करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। सहज कविता के प्रवर्तक हैं। तो सहज कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सलभ श्रीराम सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र कुमार जैन, हरीश मदानी। तो सहज कविता के जो प्रवर्तक हैं वो रविंद्र भ्रमर हैं। आइए आगे देखते हैं 89 नंबर। सनातनी सूर्योदय कविता के प्रवर्तक कौन है? तो सनातनी सूर्योदय कविता के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन हैं। उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं, बीट कविता के प्रवर्तक कौन है? तो आपके बीट कविता के जो प्रवर्तक हैं वो राजकमल चौधरी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं कैप्सूलवाद के प्रवर्तक हैं। 91 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो कैप्सूलवाद के प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 92 नंबर, अकविता के प्रवर्तक हैं। तो अकविता के प्रवर्तक आपके जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार दोनों लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगीत कविता के प्रवर्तक हैं। तो आप लोग बताएंगे। तो रंगनाथ मिश्र जी अगीत कविता के प्रवर्तक हैं। उसके बाद नकेनवाद आंदोलन में कौन शामिल नहीं है? तो नकेनवाद में 3 लोग शामिल थे जिनके पहले अक्षर को लेकर के न के न वाद बना दिया गया। तो न से नल विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और सी से मतलब अगले न से नरेश मेहता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे जो है इसमें शामिल नहीं है। इनमें से कौन समकालीन काव्य आंदोलन में शामिल नहीं है? तो समकालीन काव्य आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज। बाकी आपके धूमिल, मलयज, श्रीराम शुक्ल, ये लोग नई जो समकालीन आंदोलन है उसमें शामिल थे। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, विचार कविता के प्रवर्तक हैं। तो विचार कविता के आपके प्रवर्तक जो हैं वो डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नगे मोहन दोनों लोग हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी आगे हम प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न, अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक हैं। तो अस्वीकृत कविता के जो प्रवर्तक हैं वो श्री राम शुक्ल हैं। आइए प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवादी मानी जाती हैं, तो नई कविता में रहस्यवादी कौन माने जाते हैं? तो नई कविता में आपके रहस्यवादी जो हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन बी है लीलाधर जोगड़ी, ऑप्शन सी है हरि नारायण व्यास, ऑप्शन डी है मलयाज। तो सही उत्तर का चयन करिए।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण साई। उसके बाद प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, इनमें से कौन नई कविता की त्रयी में शामिल नहीं है। तो नई कविता की जो त्रयी आई थी उसमें कौन शामिल नहीं है, आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है कमलेश्वर। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा। ये उस त्रयी में शामिल नहीं थे, बाकी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर शामिल थे। आगे हम देखते हैं 100 नंबर प्रश्न, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे कि सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया था, क्योंकि कहानी का कौन प्रवर्तक है इससे क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे हैं। तो जैसा कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक आपके महीप सिंह हैं। आगे हम लोग देखते हैं सहज कहानी। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग क्या करें कि एक तरफ कहानी का प्रवर्तक और एक तरफ के कौन सा परिवर्तन किया गया है लिख करके इसको याद कर लें। तो 101 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सहज कहानी के प्रवर्तक आपके अमृत राय हैं। वही अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कन्फ्यूजन दूर रखें। वो जो थे वो अमृतलाल नागर थे और ये जो हैं ये अमृत राय हैं, तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, बाकी इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, वो अमृत राय ही हैं मुंशी प्रेमचंद के बेटे। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कमलेश्वर हैं। आगे हम देखते हैं सकरी कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो सकरी कहानी के प्रवर्तक आपके राकेश वत्स हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो समकालीन कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं। उसके बाद मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है। तो मानसलवाद के आपके प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, युष्सावादी काव्य के प्रवर्तक कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सलभ श्री राम सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र कुमार जैन, हरीश मदानी। तो युष्सावादी काव्य के प्रवर्तक आपके कौन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सलभ श्री राम सिंह। आगे हम प्रश्न देखते हैं 107 नंबर, प्रतिबद्ध कविता के प्रवर्तक हैं। तो सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो प्रतिबद्ध कविता के जो प्रवर्तक हैं परमानंद श्रीवास्तव हैं। आगे हम लोग देखते हैं 108 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो जैसा कि ये नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग प्रश्न को तुरंत पढ़ के और ये नहीं देखते हैं कि सकारात्मक प्रश्न है या नकारात्मक, और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो ऐसी गलती ना होने पाए। तो इसमें आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेदना की अभिव्यक्ति। ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। बाकी इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है, उपेक्षित पात्रों पर लेखन कार्य हुआ है, देशभक्ति का उद्बोधन भी हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। तो आपको बताना है कि छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है रहस्यवाद, ऑप्शन बी है मुक्त छंद का प्रयोग, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, और ऑप्शन डी है सजीव प्रकृति चित्र। तो छायावाद में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। मुक्त छंद का प्रयोग तो आपके निराला जी ने किया था, रहस्यवाद आपके जो जयशंकर प्रसाद हैं या माधवी वर्मा है सबकी रचनाओं में मिलता है, सजीव प्रकृति का चित्रण तो आपके पंत जी साक्षात प्रकृति के चित्रक ही माने जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं
110 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है व्यक्तिगता एवं अहम का प्रदर्शन, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति आक्रोश की भावना, और डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चित्रण। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगता एवं अहम का प्रदर्शन। यह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन हैं इसमें यह प्रगतिवाद की विशेषता में शामिल है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, 111, इनमें से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? तो प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो व्यक्तिगता एवं अहम का प्रदर्शन ये प्रयोगवाद में दिखाया गया है। पीड़ा एवं दर्द की अभिव्यक्ति ये भी प्रयोगवाद में है। क्षणवाद में विश्वास ये भी प्रयोगवाद में है। बाकी आपकी मर्यादा एवं आदर्शों की स्थापना पर बल यह प्रयोगवाद में नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। आइए हम लोग 112 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रीति काव्य की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें रीति काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्रृंगारिक भावना का प्रभाव। तो भाई श्रृंगारिक भावना तो रीति काव्य में थी। उसके बाद आपका सी ऑप्शन है कि आचार्यत्व की प्रधानता। तो आचार्यत्व की प्रधानता भी उसमें थी, क्योंकि जितने उसमें कवि थे वो आचार्य भी थे। ब्रज भाषा की भी प्रधानता थी, क्योंकि ब्रज भाषा में रचनाएं तो आपके भारतेंदु युग तक होती रही हैं, उसके बाद से खड़ी बोली में रचनाएं आरंभ हुई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का एकांतिक चित्रण। ये आपके रीति काव्य में नहीं मिलता है। आइए हम लोग 113 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की नहीं है? तो रीति मुक्त काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्यत्व की भावना। यह आपके रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। बाकी मुक्तक शैली थी, वियोग का प्राधान्य था, प्रेम की पीर, ये तीनों विशेषताएं आपके रीति मुक्त काव्य में सम्मिलित हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 114 देखते हैं, अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? तो अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था आप लोग बताएंगे। तो अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक आपके मोहन राकेश जी हैं। आइए प्रश्न नंबर 115 देखते हैं, और यह अंतिम प्रश्न है। तो किस कहानी आंदोलन का संबंध सारिका पत्रिका से है? तो सारिका पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से आप लोग बताएंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके समानांतर कहानी से। तो ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में।